Okay. Yes. So we were seeing the difference between physical and chemical adsorption. So हमने पढ़ा था in physical adsorption we can see there are some weak van der Waals force of attraction between adsorbate particle and adsorbent. इन दोनों के बीच में एक weak attraction force होता है, that is weak van der Waals force of attraction. While we talk about chemical adsorption, तो chemical adsorption में हमने कहा कि जो adsorbate है और एड्सोर्बेंट है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सेकेंड थिंग इज दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस. जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है क्योंकि उसमें वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिवर्सिबल. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन रिवर्स द प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन को डिसॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट इज इरिवर्सिबल. व्हाई इट इज इरिवर्सिबल? बिकॉज वंस केमिकल एड्सॉर्प्शन हैपन, एक बार अगर ये हो जाए तो उसके बाद में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू कैन नॉट रिमूव द एड्सॉर्बेट पार्टिकल फ्रॉम एड्सॉर्बेंट सरफेस. ठीक है, उसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि केमिकली उसने एक लेयर बना दी है उसके ऊपर. एंड सेकेंड थिंग इज द वी कैन सी द हीट रिलीज बाय दिस एड्सॉर्प्शन. इस एड्सॉर्प्शन में जो हीट रिलीज होती है दैट इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल. ठीक है, जो काफी कम हीट है बिकॉज यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी वीक है. तो जितनी हीट रिलीज होगी उतना ही जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. लेकिन अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन में देखते हैं द हीट इज 80 to 240 किलो जूल पर मोल, इट इज ग्रेटर देन दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड भी क्या होंगे, कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. नेक्स्ट इज इट इज मल्टी लेयर्ड. ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, केवल यहाँ पर ये जो सरफेस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रही है उसको बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, if one layer is not able to balance the force of attraction then another layer will also form. ठीक है, तो फिर 2 3 4 लेयर बन सकती हैं उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए. so that's why physical adsorption is multi layered adsorption. जबकि अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं इट इज यूनिलेयर्ड. यूनिलेयर्ड इसलिए क्योंकि अगर एक लेयर बन गई है तो वो एक नया कंपाउंड बन गया है सरफेस के ऊपर, उसके बाद फिर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा. क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल लिया एल्युमिनियम पर, ऑक्सीजन के एड्सॉर्प्शन से एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी. एल्युमिनियम ऑक्साइड इज अ न्यू कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड डज नॉट अलाउ फर्दर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी एब्जॉर्ब. ठीक है, उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा वो. एंड उसके बाद में अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता चला जाता है. क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे जो कि वीक बॉन्ड है और इसका डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा. वाइल अगर मैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करता हूं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में बिगिनिंग में जो टेम्परेचर होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में काम में आता है जो रिएक्शन की को इंक्रीज करता है. ठीक है, बट आफ्टर एक पीक पर पहुंचने के बाद में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, ठीक है, जब प्रोडक्ट बन गया है उसके बाद जब आप वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नए आने वाले जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, वो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा. ठीक है, स्टिल देयर आर सम अदर डिफरेंस, और भी इसके अंदर 2-3 डिफरेंस आ सकते हैं. लेट्स सी. नेक्स्ट डिफरेंस आएगा हमारे पास में दैट इज ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कंपाउंड. नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म ऑन लेयर. ठीक है, लेयर के ऊपर नए कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है, वाइल लेयर की जगह सरफेस, ओके, सरफेस पर नया कंपाउंड नहीं बनेगा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस पर आपको नया कंपाउंड मिल जाएगा, नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट, एक डिफरेंस ये भी है इसका कि फिजिकल एड्सॉर्प्शंस आर नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है इट इज नॉन स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन एंड एक्चुअली केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक. यहां इससे क्या मतलब है, देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब एनी substance can absorb, any gas or liquid can absorb at the surface of any solid. किसी भी सॉलिड की सरफेस पर कोई भी गैस एब्जॉर्ब हो सकती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, क्योंकि उसको वीक van der Waals फोर्स से ही अट्रैक्ट होना है.
ठीक है, वहां उनका नेचर एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं है, पोलर है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वी नो दैट केमिकल रिएक्शंस आर स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक सॉलिड ही एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर गैस के साथ में रिएक्शन करता है और केमिकल बॉन्ड बनाता है। कोई भी गैस किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई केमिकल एब्जॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, बट द फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में देख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम कि जहां एब्जॉर्प्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल। जैसे यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, जैसे कब एब्जॉर्प्शन और किस में एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक बार इस चीज को और समझते हैं हम। देखिए, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल वर्क एज एडजॉर्बेंट। ओके, ये एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है। अगर कहीं पर मॉइस्चर है, किसी कंटेनर में मॉइस्चर है, यू हैव टू रिमूव द मॉइस्चर ऑफ द कंटेनर, so you will put silica gel into that container, it will absorb the moisture on its surface। ये अपने सरफेस पर, अगर जैसे वाटर है इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, so what will do, it will do absorption। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करता है। अगर वाटर जो है उसको आप सिलिका जेल के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल, दैट इज एक्टिव चारकोल। Active charcoal. Active charcoals are those substances which can absorb gases। ठीक है, गैसेस जैसे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, नाइट्रोजन को, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को, तो इन गैसेस को अपने सरफेस के ऊपर ये एब्जॉर्ब कर लेता है एक्टिव चारकोल। इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए काम में ले सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, वी वांट टू क्रिएट ए वैक्यूम, वहां पर गैस नहीं होनी चाहिए, so we will put this active charcoal into that particular container to create a vacuum, क्योंकि ये क्या करेगा, वहां पर जो गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका यूज होता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग कुछ नए आइटम्स जब परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा उसके जो डब्बे होते हैं या कंटेनर होते हैं, बॉक्स के अंदर आपको ना एक बैग मिलता है, उस बैग के अंदर यू हैव स्मॉल ग्रेन्यूल टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, वो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना या सिलिका डाल दिया जाता है उसमें। तो एल्यूमिना और सिलिका वो क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। या आजकल मेडिसिन के कुछ डब्बे आते हैं, उनमें भी आपको इस तरह से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे जो ग्लास बीड्स की तरह दिखते हैं। तो वो सब क्या है, सिलिका या एल्यूमिना होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मॉइस्चर को गेन करने का काम करते हैं, वहां ह्यूमिडिटी को नहीं रहने देते। तो वो सब किसके एग्जाम्पल है, आपके एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल है। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, आपने नाम सुना होगा बोन चारकोल। बोन चारकोल, एक्चुअली बोन चारकोल जो है ये बोन से बनाया जाता है, और ये बोन्स जो होती हैं, बोन चारकोल जो है, व्हाट डज इट, हाउ डज इट वर्क, कैसे करता है कि यू नो दैट द सुगर केन से हम लोग शुगर को ऑब्टेन करते हैं, बट द कलर ऑफ द शुगर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर केन इज येलोइश, थोड़ा सा येलो कलर का होता है वो। ठीक है, तो उसका कलर, हम उसका डिस्कलरिंग करना है हमको। तो डिस्कलरिंग करने के लिए जो इसका सिरप होता है या जो इसका सॉल्यूशन होता है, वी पास दैट सॉल्यूशन ऑन बोन चारकोल, उसको बोन चारकोल के ऊपर से पास करते हैं। एंड बोन चारकोल एब्जॉर्ब द कलर ऑफ सुक्रोज और द शुगर केन एंड चेंज इट इनटू कलरलेस सब्सटेंस, उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम बाद में शुगर की तरह काम में लेते हैं। तो एक्चुअली बोन चारकोल का काम क्या है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना है, वो अपने सरफेस के ऊपर कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, हम आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन किसके साथ होता है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए एब्जॉर्प्शन के थे, वी कैन टेक सम एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल। एब्जॉर्प्शन के भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एनहाइड्रस, वी हैव एनहाइड्रस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड है। एक्चुअली इट हैज नेचर दैट अगर आप इसको वाटर के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन तो बिगिनिंग में होता ही होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। यानी फर्स्ट क्या होगा कि जो आपके पास गैस है या लिक्विड है वो सरफेस पर एब्जॉर्ब होगी, एंड आफ्टर दैट इट विल एंटर इनटू द बल्क ऑफ दैट सॉलिड, उस बल्क के अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ ये जो एग्जांपल है, ध्यान रखना, ये एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर इसको नहीं रखते हैं अपन, एनहाइड्रस CaCl2 को हम एब्जॉर्प्शन में रखते हैं।
इसके अलावा वन मोर एग्जांपल इज देयर, आप देखिए वाटर जो है, अगर वाटर को मैं अमोनिया गैस के कांटेक्ट में लेकर के आता हूं, या वाटर को थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में लेकर के आता हूं, तो क्या होगा, दीज गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो जाएंगी ये गैसेस एंड दे विल फॉर्म इट, ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सो दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो ये मैंने यहाँ 3 एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल लिए एंड दीज 3 आर एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, ये चीज ध्यान रखें। सरफेस पर होगा तो एब्जॉर्प्शन है, बल्ब के अंदर एंटर करेगा तो एब्जॉर्प्शन है। यानी अगर आप मॉइस्चर के कांटेक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम क्लोराइड को रखेंगे तो वो जो मॉइस्चर है वो अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। Let me complete. At high pressure, not at ordinary pressure. Actually, you will have to increase the pressure. Only in that case, it will dissolve. At 1 atm pressure, it will not dissolve. प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा हमें, तब डिजोल्व हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका। यस यस, व्हाट आई सेड कि बेटा हाई प्रेशर पर होगा। एक्चुअली एक्वेटिक प्लांट एग्जिस्ट एट नॉर्मल प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर, तो वहां वो डिजोल्व नहीं है, वहां कम डिजोल्व, उसकी सॉलिबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से, खैर वो अलग मैटर हो गया, वो तो खैर बायोलॉजी से रिलेटेड है कि एक्चुअली वो CO2 कैसे लेंगे। ठीक है, मे बी दिस मे बी द पॉसिबल रीजन, हो सकता है, बट यू कैन क्लियरिफाई इट फ्रॉम थोड़ा सा। लेकिन चलो मैं भी इसको पता लगाऊंगा कि क्या एक्वेटिक एनिमल जो है वो CO2 गैस जो है वो वाटर में डिजोल्व CO2 को लेते हैं या नहीं लेते। इट इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग फॉर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बट एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि जब प्रेशर हाई होता है तब इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, अदरवाइज सॉलिबिलिटी तो बहुत कम होती है। चलिए लेट्स सी फर्दर, आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लेट्स सी। फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को देख लेते हैं हम जरा। ठीक है, चलिए नंबर 1, पहला फैक्टर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहला फैक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज द नेचर ऑफ गैस। यस, नेचर ऑफ गैस। देखिए कैसे अफेक्ट करेगा नेचर ऑफ गैस। इसको समझने के लिए एक चीज और समझिए, क्रिटिकल टेम्परेचर सुना होगा आपने। क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर above which gas cannot be changed into liquid। यानी वो टेम्परेचर जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, किसी गैस के लिए अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है दैट मीन्स उसको लिक्विफाई करना इजी है, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम है देन इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई दैट पर्टिकुलर गैस। क्योंकि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है, so we will have to bring the temperature of that particular gas below 5, only on that condition you can liquefy it। तो यहाँ पर टेम्परेचर जितना हाई होगा, अगर सपोज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इजीली उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर अगर माइनस में चला गया या बहुत कम है तो उस कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर पर यू विल नॉट बी एबल टू लिक्विफाई दैट पर्टिकुलर गैस। तो हम यहाँ कह सकते हैं ease of liquefaction of gas is directly proportional to critical temperature। वो critical temperature के directly proportional है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखें कि absorption, extent of absorption means कितनी गैस किस हद तक एब्जॉर्ब होगी। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन is directly proportional to liquefaction, ease of liquefaction।
लिक्विफिकेशन। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई हमें कि अगर किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, दैट मीन्स ईज ऑफ लिक्विफिकेशन will increase, ease of liquefaction increase हो जाएगा, and that's why the extent of adsorption जो है, adsorption वो भी increase हो जाएगा। तो अगर हमारे पास में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें हमें ये पता है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन गैस कितना इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो वी हैव अ सीक्वेंस फॉर इट, एंड द सीक्वेंस क्या है हमारे पास में? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया, आगे दिख रहा है, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नीचे लिख देता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। अगर हम लिक्विफिकेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का लिक्विफिकेशन आसान है क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहां जब अपन मूव कर रहे हैं तो यहां ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई यहां पर हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसका एड्सॉर्प्शन सबसे इजी है और हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन कंपैरेटिवली सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ गैस का जो नेचर है वो भी एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। तो इसको एक सिंपल ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं, कोई सिंपल सा ट्रिक, मतलब नाम को जोड़ जोड़ करके बना लें ताकि वो आपको सीक्वेंस याद हो जाए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन, आगे चले। तो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। ओके, लेट्स कम टू द फैक्टर नंबर 2। चलिए सेकेंड फैक्टर पर आ जाते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर है हमारे पास दैट इज नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। लेट्स सी, नेचर और सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। देखिए एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं? हमने कहा था एडसॉर्बेंट इज द सब्सटेंस ऑन विच एडसॉर्प्शन हैपेंस, जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको आप एडसॉर्बेंट कह रहे हैं, ठीक है। अब एडसॉर्बेंट का नेचर और उसका सरफेस किस तरह से अफेक्ट करेगा इस चीज को समझना। तो एक चीज ध्यान रखें कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन is directly proportional to the surface area of adsorbent। एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो सरफेस प्रोवाइड कराएगा एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एडसॉर्प्शन विल इंक्रीज, और एडसॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट? आप सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्टिवेशन कहते हैं, ध्यान रखना, जिसमें आप एडसॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट। So how can we activate the adsorbent? Activation of adsorbent. How can we activate it? So first method is by making it porous. ठीक है? If you make the adsorbent porous, so what will happen? New surface area will also form into the adsorbent। तो adsorbent पे नया surface area create हो जाएगा, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो नेचुरली इट विल बी इन कांटेक्ट विद ग्रेटर नंबर ऑफ एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स, सो दैट्स व्हाई एडसॉर्प्शन विल इंक्रीज। सेकेंड इज बाय चेंजिंग इट इनटू माइन्यूट पार्टिकल्स। इफ यू चेंज द एडसॉर्बेंट इनटू माइन्यूट पार्टिकल्स, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं तो each particle will have 6 faces,
ठीक है, या अगर वो स्क्वायर क्यूबिक में है तो अदरवाइज मतलब हम कह सकते हैं जितना तोड़ेंगे उसे उतने नई सरफेस क्रिएट हो जाएंगे उसमें। तो दैट्स व्हाई द टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो नेचुरल एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, बाय एंड वन मोर थिंग वी कैन आल्सो डू टू एक्टिवेट द एब्जॉर्बेंट इज बाय रबिंग इट, बाय रबिंग इट, है ना। जैसे अगर आपके पास में कोई प्लेन सरफेस है एंड यू रब इट, अगर आप उसको रब करते हैं तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन पहले से ऑलरेडी हो रखा है किसी गैस का, दैट गैस विल रिमूव, वो गैस रिमूव हो जाएगी। नाउ द न्यू सरफेस विल एक्सपोज फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के लिए दूसरा सरफेस जो है, नया सरफेस, वो एक्सपोज हो जाएगा। तो यू कैन एक्टिवेट, यू कैन इजिली एक्टिवेट द एब्जॉर्बेंट सरफेस, ठीक है, ताकि उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। तो इसका नेचर भी जो है इसको अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, नेक्स्ट फैक्टर कैन बी प्रेशर, प्रेशर कैन बी द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम, दैट इज प्रेशर। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेशर? Okay, let's take an example. Suppose we have this container, and in this container we have a piston and we have gas here. ना यहाँ पे गैस क्या, we have liquid as adsorbent, as an adsorbent. Adsorbent की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर गैस है, and we have liquid है, and we have some gas particles here. तो यहाँ पर हमारे पास गैस के पार्टिकल है। Now what you do, आप यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करें, जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है इसको इंक्रीज करें। तो जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ग्रेटर नंबर ऑफ एब्जॉर्बेट गैस पार्टिकल विल कम इन कांटेक्ट विद लिक्विड, ठीक है। और जब वो लिक्विड के कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल आएंगे तो द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, तो एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां आप ध्यान रख सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, लेकिन एक कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ टेम्परेचर का रोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है एंड देन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, देन इट विल नॉट बी सो इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके, और वो भी कांस्टेंट भी क्या, लो रखना पड़ेगा आपको। ये भी चीज ध्यान रखें, एट लो कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो रखें, कांस्टेंट रखें, एंड देन प्रेशर को इंक्रीज करें। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को हाई रखा, इन दैट केस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी ग्रेटर, सो दे विल नॉट बी इजिली सेटल डाउन, तो आसानी से वो सरफेस पर सेटल डाउन नहीं होंगे। तो लो टेम्परेचर पर जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें आप। Okay, so this is the effect of pressure, and now next effect is the effect of temperature. Effect of temperature. अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। अब यहां तक जो हमने पढ़ा था, ध्यान रखना बेटा, केमिकल और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कॉमन था, ठीक है। चाहे आप केमिकल एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं या फिजिकल एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पर दोनों इंक्रीज होंगे, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाने पर दोनों इंक्रीज होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी का बढ़ता है तो भी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वेदर इट इज फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। बट इन केस ऑफ टेम्परेचर इट इज डिफरेंट, टेम्परेचर के केस में ये डिफरेंट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया था कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं सिंपली, ठीक है, एक तरफ तो हम लिखते हैं x अपॉन m और एक साइड हम लिखते हैं टेम्परेचर। तो लेट्स सी व्हाट इज x अपॉन n। x अपॉन n क्या है यहाँ पर, इट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ लिख देते हैं x upon m is called extent of adsorption, okay, and here x जो है it is mass of adsorbate, okay, and m is mass of adsorbent, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट हाउ मच एड्सॉर्बेट इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो अगर यहाँ x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो एड्सॉर्बेट है और एड्सॉर्बेट बढ़ रहा है सरफेस के ऊपर, दैट मींस एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो हियर वी कैन सी द रिलेशन बिटवीन देम। अब यहाँ रिलेशन देख सकते हैं हम। तो जैसा मैंने कहा था, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखता हूं और अब टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो यू कैन सी यू विल हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ, और इट शोज दैट
एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जा रहा है, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन कम होता जा रहा है। दैट मीन्स कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, यानी कम पार्टिकल जो है वो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे। बट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल एब्जॉर्प्शन, अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगेन वी आर सीइंग these two x's, one is x upon m extent of absorption and second is temperature, ठीक है, temperature at constant pressure is constant pressure पर। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान होगा, हमने जब डिफरेंस बताया था तो हमने कहा था कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में the initial temperature which is given to the substance is used as an activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम में आता है। दैट्स व्हाई वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता ही है, वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रहा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के काम में आ रहा है जितनी उसको एक्टिवेशन एनर्जी है। अब कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, जैसा हमने देखा था वो कैटलिस्ट वाले में कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक बार बन गया तो फिर तुरंत वो प्रोडक्ट बना लेता है। तो एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर के, आफ्टर दैट इफ यू गिव द टेम्परेचर दैट विल डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन बिकॉज दैट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यू कमिंग मॉलिक्यूल्स, नए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा और उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो इन द बिगिनिंग एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। तो इसका जो होगा वो कर्व जैसे बनेगा लाइक दिस, इसका जो हमारे पास वो होगा ग्राफ वो कुछ इस तरह से बनेगा कि बिगिनिंग में इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, बिगिनिंग, ये रीजन जरूर ध्यान रखें, बिगिनिंग में जो एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ the initial temperature is being used in activation energy, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के काम में आ रहा है इसलिए वो बढ़ रहा है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये दोनों में डिफरेंस भी है, इसमें डिक्रीज होगा, उसमें फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, इस चीज को ध्यान रखें। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जितने भी हमने अभी फैक्टर्स पढ़े हैं उन सभी फैक्टर्स में से सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर जो है वो यही है जो हम अब बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो है हमारे पास में एक्चुअली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लेट्स सी एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, absorption isotherm. There is another name for it that is called Freundlich absorption isotherm, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ Freundlich absorption isotherm, इसको Freundlich absorption isotherm भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट a graph between extent of absorption and pressure और extent of absorption के बीच में, ठीक है, at constant temperature जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं that graph is called absorption isotherm, ठीक है, Freundlich absorption isotherm। तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ, it is a graph between extent of absorption that means x upon m and pressure at constant temperature, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच में हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ध्यान रखना, आइसोथर्म से तो वैसे पता ही चल रहा है, आइसो मींस कांस्टेंट, थर्म मींस हीट, टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट को या टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है और फिर प्रेशर और एब्जॉर्प्शन के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दिस ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरह से होगा ये ग्राफ कि यहाँ पर आप ले रहे हैं x अपॉन m, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो अभी हमने डिस्कस किया था, एंड दैट इज प्रेशर p, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जैसा हमने कहा कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, विद द इंक्रीज इन प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ठीक है, ये बढ़ता है। तो इट इज जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह से बढ़ेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो वी विल कंसीडर द 2 पॉइंट्स हियर, यहाँ 2 पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे।
1, 2 and 3, ठीक है। these are the 3 points जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। this point is at low pressure, ठीक है। this is at medium pressure, and this is at high pressure, okay। so we are considering the 3 points, 3 points को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जब हम बात करते हैं लो प्रेशर की, तो लो प्रेशर पर अगर मैं, अब पहले से प्रेशर कम है, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो दैट मीन, और प्रेशर टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा। जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ओके। जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट यहाँ हल्का सा कर्व आ गया है, देयर इज अ स्लाइटली कर्व, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से जाना चाहिए था, बट इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो कर्व आ रहा है वो ये शो कर रहा है इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इंक्रीज तो हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हो सकता है उसकी कुछ पावर से रिलेटेड है, 1/2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 3/4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो रिलेशन है मीडियम पर, हम वो कह रहे हैं कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। तो यहाँ अब क्या है, p⁻1/n है, दैट मीन्स इट मे बी 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी हो सकता है, बट इंक्रीजिंग, कुछ पावर तो है, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पावर है, इसलिए इंक्रीज होगा। बट अगर मैं हाई प्रेशर की बात करता हूं, तो इस हाई प्रेशर में आप देखो इट हैज बिकम पैरेलल। अब ये जो है ना, हाई प्रेशर पर पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो गया दैट मीन्स, अगर ये पैरेलल हो गया दैट मीन्स ये कि अब आप कितना भी प्रेशर लगा लो एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पैरेलल दिखा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है लाइट में, ठीक है। आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर ले एब्जॉर्प्शन विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि आप देखो ये पैरेलल हो चुका है बिल्कुल इसके, दैट मीन्स ये इंक्रीज नहीं होगा, ऊपर नहीं जा रही है ये लाइन। एक्चुअली व्हाट हैपन, बता रहा हूँ, वही चीज पहुंच रहा हूं मैं यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर जो प्रेशर है ना, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड प्रेशर, और इस प्रेशर पर जो रिलेशन है दैट इज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0, ठीक है। p⁻0 मतलब p की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स यहाँ रीजन ये है कि आप एक प्रेशर जो होता है ना बेटा, वो एक लिमिट तक ही अपनी अपने प्रेजेंस को फिल कराता है। जैसे अगर मान लो आपने कंटेनर में गैस पार्टिकल ले रखे हैं और आप उसमें प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यू हैव क्रिएटेड मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी इन गैसियस पार्टिकल। तो आप मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी आप उसमें कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कर चुके हैं, और उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप और उसको कंप्रेस करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्रेस इट, बिकॉज फिर आपको टेम्परेचर को या तो कम करना पड़ेगा। जब कम करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तब आप उसको और कंप्रेस कर सकते हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट होगा। लेकिन आप मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी अटेन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ले रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो प्रोसेस रुक जाएगा वहां पर, ठीक है। इट डजंट मीन दैट कि आगे कर नहीं सकते, बट टेम्परेचर को चेंज करके कर सकते हैं, उस टेम्परेचर पर नहीं कर सकते। तो दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड प्रेशर। उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 चीज ध्यान रखनी है। इसमें डेरिवेशन जो हम लोग यूज में लेते हैं वो केवल इस मीडियम वाले के लिए लेते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया कि x/m जो है p⁻0 है, दैट मीन्स 1 हो जाएगी वैल्यू, इसका मतलब प्रेशर से फ्री है, ठीक है। और इसमें डायरेक्टली हमें प्रोपोर्शनल दिख ही रहा है। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ठीक है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻n एट मीडियम प्रेशर। मैं यहाँ पर मीडियम प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन देन वी गेट अ कांस्टेंट हियर। तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर k, p⁻1/n। दिस कांस्टेंट हैज डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। देयर इज नो पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट कांस्टेंट, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है।
हाँ, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन m इक्वल्स टू log k डॉट p 1 रेज़ टू पावर n। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इट कैन बिकम log x अपॉन m इक्वल्स टू log k, ठीक है, और यहाँ 1 अपॉन n को मैं आगे ले लेता हूँ और ये जो डॉट है दैट मीन्स मल्टीप्लाई में, तो log a डॉट b इक्वल्स टू log a प्लस log b हो जाता है, तो इट विल बिकम प्लस 1 अपॉन n log p, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल सा इक्वेशन आ गई है। तो जहां पर आप इसे, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस c। तो y को तो आप यहाँ ले सकते हैं, y एक्सिस पर क्या है log x अपॉन m ले सकते हैं, log x अपॉन m, ठीक है, y एक्सिस पर है आपके पास, एंड mx दैट इज 1 अपॉन n एंड log p, क्योंकि x आपके पास प्रेशर है, दैट इज 1 अपॉन n log p को रिप्रेजेंट करेगा एंड c रिप्रेजेंट log k। तो यहां पर इसके लिए हम एक ग्राफ बना सकते हैं, अगेन वी कैन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन log x अपॉन m एंड log p। तो यहां अपन बना देते हैं इसे, लेट्स ड्रॉ इट। सो हियर वी हैव log x अपॉन m एंड हियर वी हैव log p, ठीक है। तो अब आप देखो आपके पास जो स्लोप है, m रिप्रेजेंट द स्लोप दैट इज पॉजिटिव, तो जो स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और हमारे पास में यहाँ पर सी इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपके पास जो इंटरसेप्ट होगा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये तो इंटरसेप्ट हो गया आपके पास, दैट इज log k इज द इंटरसेप्ट हियर, ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो गया है, और स्लोप जो है 1 अपॉन n है, स्लोप इक्वल्स टू 1 अपॉन n, वो इसके स्लोप को शो करेगा। तो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन log x अपॉन m, ठीक है, एंड log p, दोनों के बीच में आप ग्राफ को भी इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एक चीज और आपको बता दूं, ये जो हमने यहाँ पर लिया है बेटा, ये प्रेशर की टर्म्स में लिया है, इट इज ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंसेस, ये गैसियस के लिए है, बट सेम इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्यूशन फॉर लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट चेंज यू हैव टू मेक, यू हैव टू यूज सी इन प्लेस ऑफ P की जगह आप C अगर यूज में ले लेते हैं, इट कैन बी यूज फॉर सॉल्यूशन। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समटाइम इट हैपेंस दैट स्टूडेंट मेक मिस्टेक इन एग्जाम, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए पूछा जाता है, स्टूडेंट ये वाला लिख करके आ जाते हैं, ठीक है। इट इज ओनली फॉर प्रेशर, क्योंकि अब प्रेशर जो है वो आप गैसेस के लिए यूज में लेते हैं। अगर आप सॉल्यूशन का सॉलिड पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस चीज के लिए अगर आप फाइंड कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, 3 टर्म्स ध्यान रखें। जैसे पहला, एट लो प्रेशर पर रिलेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। एट मीडियम प्रेशर पर आपको क्या करना है, एट मीडियम प्रेशर x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c रेज टू पावर 1 अपॉन n। एंड एट हाई प्रेशर, और अगर प्रेशर हाई है, in that case x upon m is directly proportional to c raised to power 0, इस तरह सैचुरेटेड कंसंट्रेशन कहेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन के लिए यूज में होगा, और p अगर आप यूज में ले रहे हैं दैट विल बी यूज फॉर प्रेशर, वो प्रेशर के लिए यूज में होगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, डोंट